हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 7 यूनिट 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज मार्केट फेलियर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर। तो इस यूनिट पे हम ऑलरेडी 2 वीडियोस पहले बना चुके हैं, राइट। और हमने मार्केट फेलियर क्या है एंड इसकी रीजंस क्या है वो डिटेल में देख लिया है ना। अब आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, हम गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि गवर्नमेंट इंटरवीन करके कैसे मार्केट फेल होने से बचा सकता है या मार्केट फेलियर को करेक्ट कर सकता है, वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर मार्केट फेलियर। तो देखिए, पिछले वीडियो से हमने क्या देखा कि अगर हम मार्केट को फ्री छोड़ दे, यानी कि अगर हम इकोनॉमी को सिर्फ मार्केट के ऊपर छोड़ दे, तो सर्टेन इंस्टेंसेस में मार्केट फेलियर हमें देखने को मिल सकता है, राइट। फॉर इंस्टेंस, अगर मोनोपोली पावर बहुत ज्यादा हो, राइट, या फिर अगर एक्सटर्नैलिटी हो, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो, पब्लिक गुड्स इनफ नहीं हो, सो इन दैट केस मार्केट फेल कर सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को मार्केट पे इंटरवीन करना चाहिए एंड ये मार्केट फेलियर को करेक्ट करना चाहिए। ठीक है, देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फ्री मार्केट डज नॉट ऑल टुगेदर eliminate the need for government intervention for the efficient functioning of the market. तो देखिए, just because market free है, just because you are following capitalist market, that does not mean कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की आपको जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत है even in a free market for the efficient functioning of the market. देखिए, government can ensure economic efficiency by providing the necessary legal and regulatory system that facilitates efficiency, and or it can intervene to correct specific market failures. तो देखिए, गवर्नमेंट का क्या रोल है, वो एक नेसेसरी लीगल एंड रेगुलेटरी सिस्टम बना सकती है, यानी कि लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है कि मार्केट को कैसे काम करना चाहिए ताकि मार्केट हमेशा एफिशिएंट रहे, राइट। एंड इन केस अगर कोई स्पेसिफिक मार्केट फेलियर होती है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट इंटरवीन भी कर सकती है, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए टू करेक्ट दोज फेलियर। ठीक है, देखिए, गवर्नमेंट प्लेज अ वाइटल रोल टू इंश्योर अ वेल फंक्शनिंग मार्केट बाय क्रिएटिंग द नेसेसरी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स एंड वाटरवेज। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, देखिए, नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकती है जिससे कि मार्केट स्मूथली रन करे। उसके अलावा provision of institutional infrastructure such as legal and regulatory framework, establishment of rule of law, protection of property rights, and ensuring performance of contracts. तो देखिए, इस तरह से लीगल यानी कि लॉ सेट कर सकती है एंड रूल्स बना सकती है, फ्रेमवर्क बना सकती है कि मार्केट में क्या होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि पर्सनल प्रॉपर्टी राइट की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है दो पार्टीज, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना चाहिए, राइट। दे हैव टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज उसके लिए पेनाल्टी लगेगी इफ यू फेल टू परफॉर्म। तो इस तरह से रूल्स बना सकती है ताकि मार्केट स्मूथली चले। ठीक है, एंड इसके अलावा देखिए, इंश्योरिंग एन अप्रोप्रिएटली फ्रेम्ड कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमर लॉ फ्रेमवर्क दैट रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स इन द मार्केट एक्सचेंजेस। तो कॉम्पिटिशन के रिगार्डिंग पॉलिसीज बना सकती है सो दैट बहुत ज्यादा मोनोपोली पावर ना रहे मार्केट में, एंड कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर लॉ फ्रेमवर्क भी बना सकती है। ठीक है, टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स इन द मार्केट। तो इस तरह से गवर्नमेंट रोल प्ले कर सकती है। ओके, देखिए, नाउ वी शैल ट्राई टू हैव अ डिस्कशन ऑन द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू एड्रेस मार्केट फेलियर। तो ये तो थी गवर्नमेंट क्या रूल्स वगैरह कैसे बना सकती है एंड व्हाट रोल इट कैन प्ले फॉर वेल फंक्शनिंग मार्केट, राइट। अब जब स्पेसिफिक मार्केट फेलियर होती है, तो वो स्पेसिफिक मार्केट फेलियर को गवर्नमेंट कैसे सॉल्व करेगी, अब हम वो देखेंगे। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू मिनिमाइज मार्केट पावर। देखिए, जब हमने मार्केट फेलियर पढ़ा था, तो वन ऑफ द फर्स्ट रीजंस फॉर मार्केट फेलियर वाज मार्केट पावर या फिर मोनोपोली पावर, राइट। देखिए, जब एक सिंगल हैंड में बहुत ज्यादा पावर कॉन्सेंट्रेटेड होती है, तो उस केस में क्या होता है कि दे कैन मिसयूज दैट पावर, राइट। अक्सर हमें देखने को मिलता है
कि मोनोपोली जब होती है तो वो फर्म्स क्या करते हैं, आउटपुट अपना कम कर देते हैं, राइट, एंड प्राइस जो है वो आर्टिफिशियली इंक्रीज कर देते हैं, राइट। तो इसके वजह से मार्केट फेलियर होती है। सो टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग या टू करेक्ट दिस, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। सो व्हाट डज गवर्नमेंट डू इन सच सिचुएशन? देखिए, monopolies often impose social cost by limiting competition. So governments intervene by creating rules and regulations to promote competition and prevent practices that restrain it. देखिए, तो मोनोपोलीज अक्सर सोशल कॉस्ट इम्पोज करते हैं, यानी कि सोसाइटी को नुकसान पहुंचाते हैं बाय लिमिटिंग कंपटीशन। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है जो कंपटीशन को प्रमोट करे एंड जो मोनोपोली प्रैक्टिसेस है उनको रिस्ट्रेन करे, कम करे उनको, ठीक है। देखिए, these regulations may vary across countries. For instance, India has the Competition Act 2002 amended in 2007, while US has the antitrust laws and UK follows the Competition Act 1998. तो देखिए, जो एक्ट या रूल्स कंपटीशन को प्रमोट करती है, इट कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। इंडिया में हम कंपटीशन एक्ट फॉलो करते हैं जो 2002 में बनी थी एंड 2007 में ये अमेंड हुई थी, ठीक है। तो यही एक्ट हम फॉलो करते हैं टू प्रमोट कंपटीशन। सिमिलरली यूएसए में एंटी ट्रस्ट लॉज करके है एंड यूके में भी कंपटीशन एक्ट करके है जो 1998 में बनी थी। सो दीज एक्ट, ये एक्ट क्या करती है, ये कंपटीशन को प्रमोट करती है, ऐसे रूल्स बनाती है जिससे कि कंपटीशन प्रमोट हो एंड मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्ट हो, ठीक है। The goal of such law is to foster competition markets by prohibiting contracts, combination or collusion that restrict trade. तो ये क्या करती है, देखिए, अगर कोई ऐसी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या कुछ लोग मिलकर कॉम्बिनेशन या कोल्यूट कर रहे हैं जो ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करे। फॉर इंस्टेंस क्या होता है ना, लेट्स से एक पर्टिकुलर चीज की मार्केट है, प्रोडक्ट की मार्केट, एंड देयर आर ओनली 4 फर्म्स टोटल में जो मार्केट में वो चीज सप्लाई करती है, ठीक है। अब अगर ये चारों फर्म्स कोल्यूट करे, एक आपस में कॉम्बाइन करे और मिलके अपना प्राइस सेट करे, तो इससे क्या होगा, देखिए, मिलके ये क्या करेंगे कि एक हायर प्राइस चार्ज करेंगे। सब बोलेंगे देखिए हम चारों ही प्राइस बढ़ा देते हैं, फिर कस्टमर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, सबको हाई प्राइस ही पे करना पड़ेगा, तो चारों फर्म्स को फायदा होगा। तो देखिए, इस तरह से सिर्फ फर्म्स की फायदा हो रही है लेकिन कस्टमर की नुकसान हो रही है, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं, एक आपस में मिलके मोनोपोली जैसी पावर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे चीजों को, ऐसे कॉम्बिनेशन या कोल्यूशंस या कॉन्ट्रैक्ट्स को कंपटीशन एक्ट रेस्ट्रिक्ट करती है जिससे कंज्यूमर्स को नुकसान हो, ठीक है। कंपटीशन एक्ट चाहती है कि ये जो चारों फर्म्स है ये अपने एक आपस में कंपटीशन करे, क्योंकि कंपटीशन से क्या होता है, प्राइसेस कम होती है और चीजें भी गुड क्वालिटी या एफिशिएंटली बना पाते हैं, है ना। सिमिलरली एज वेल एज anti-competitive practices like predatory pricing and anti-competitive practices भी ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोहिबिट करती है, जैसे कि predatory pricing। predatory pricing क्या होता है, देखिए, कुछ फर्म क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में उनके इनिशियल जो ईयर्स होते हैं ना प्रोडक्ट के, उनमें वो बहुत ही लो प्राइस चार्ज करते हैं, वेरी लो प्राइस, इतना लो प्राइस कि उनके कॉस्ट से भी लो, कॉस्ट भी ना कवर कर पाए, इतना लो प्राइस रखते हैं अपने प्रोडक्ट की। तो ये किस लिए किया है, ताकि कस्टमर्स अट्रैक्टेड हो ये लो प्राइस देख के, ठीक है। अब जब ये इतना लो प्राइस चार्ज करेंगे ना, तो कस्टमर्स सारे इनके पास आएंगे और जो ये फर्म की कॉम्पिटिटर्स थे, राइट, अदर फर्म्स जो कि ठीक ठाक प्राइस चार्ज कर रहे थे, राइट, जो आपने कॉस्ट कवर करने के हिसाब से प्राइस चार्ज कर रहे थे, तो कस्टमर्स अब इनके पास जाना बंद कर देंगे, सारे ये लो प्राइस वाली फर्म के पास आ जाएंगे। तो स्लोली ये फर्म्स क्या होंगे, ये मार्केट से बाहर चले जाएंगे क्योंकि ये कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे विद सच लो प्राइस, और एंड में सिर्फ यही एक फर्म बचा रहेगा। और जब आपने कंपटीशन एलिमिनेट हो जाती है ना, तो ये फर्म वापस से क्या करती है, अपनी प्राइस इंक्रीज कर देती है और काफी हाई प्राइस चार्ज करने लग जाती है। तो इस तरह से कस्टमर्स का यहाँ पे क्या किया, मामू बनाया, पहले लो प्राइस देके इनको अट्रैक्ट किया अपने तरफ, राइट, एक तरीके से बेट किया कस्टमर्स को, एंड जब बाकी फर्म्स सारे जो कॉम्पिटिटर्स है जब वो चले गए, तो अब कस्टमर्स के पास कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ही नहीं है इसकी, बस यही एक फर्म है, राइट। तो उसके बाद फिर क्या किया, प्राइस बढ़ा दिया और इससे कस्टमर्स का ही सबसे बड़ा नुकसान
हो जाता है ना। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस प्रोहिबिट करने के लिए भी कंपटीशन एक्ट मदद करता है। तो थ्रू कंपटीशन एक्ट हम क्या कर सकते हैं, कंपटीशन को प्रमोट कर सकते हैं। गवर्नमेंट, हम मतलब गवर्नमेंट कंपटीशन को प्रमोट करेंगी एंड एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। ओके ओके तो कंपटीशन एक्ट के थ्रू तो हम कर ही सकते हैं, वी कैन मिनिमाइज, गवर्नमेंट कैन मिनिमाइज मार्केट पावर, राइट। लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट अदर मेजर्स भी यूज करती है टू मिनिमाइज मार्केट पावर। सो व्हाट आर द अदर मेजर्स? देखिए, market liberalization by introducing competition in the previously monopolistic sectors such as energy, telecommunication, etc. तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो प्रीवियसली मोनोपोलिस्टिक सेक्टर्स है, यानी कि जो पहले मोनोपोलिस्टिक सेक्टर्स थे जहाँ पे पहले सिर्फ एक ही फर्म थी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मार्केट को लिबरलाइज कर सकती है, खोल सकती है मार्केट को एंड अदर कंपटीशन को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो इस तरह से भी मोनोपोली पावर कम होगी, राइट। सिमिलरली कंट्रोल ऑन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इफ देयर इज पॉसिबल मार्केट डोमिनेशन। तो सिमिलरली देखिए, अगर दो या दो से ज्यादा फर्म्स मर्ज करते हैं, एक फर्म दूसरे को अक्वायर करता है एंड इंटेंशन क्या है, मार्केट डोमिनेट करने का, कंपटीशन रिड्यूस करने का, तो अगर ऐसा इंटेंशन है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसको कंट्रोल कर सकती है एंड जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस है उसको इंक्वायर कर सकती है, ठीक से इन्वेस्टिगेट कर सकती है कि क्या ये मर्जर एंड एक्विजिशन कंपटीशन को खराब तो नहीं कर रहे हैं, आर दे हैम्परिंग कंपटीशन इन द मार्केट, आर दे ट्राइंग टू क्रिएट मोनोपोली पावर, राइट। तो इस तरह से वो कंट्रोल लगा सकती है मर्जर एंड एक्विजिशन में। एंड अनदर थिंग गवर्नमेंट कैन डू इज प्राइस कैपिंग या फिर प्राइस रेगुलेशन। देखिए, प्राइस कैपिंग क्या होता है कि एक मैक्सिमम प्राइस सेट करना कि इससे ज्यादा आप प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। देखिए, जब कुछ सेक्टर्स में जब मार्केट डोमिनेंस बहुत ज्यादा होता है फर्म के पास, तो हमने क्या कहा था, फर्म क्या करती है, आउटपुट कम करती है, राइट, आउटपुट कम करती है। आउटपुट कम करने से क्या होता है, डिमांड ज्यादा रहता है सप्लाई से, राइट, एंड दैट विल पुश प्राइस अपवर्ड। लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, एक कैप लगा देगी। तो देखिए, मैक्सिमम आप इतना ही चार्ज करोगे, चाहे कितनी भी डिमांड हो, यू कैन नॉट इंक्रीज प्राइस मोर देन दैट। तो ये करने से क्या होगा, फिर मोनोपोली फर्म बहुत ज्यादा प्राइस के साथ खेल नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा एक्सेसिव भी प्राइस नहीं चार्ज कर पाएंगे कस्टमर से, ठीक है। एंड सिमिलरली प्राइस रेगुलेशन में भी यही देखा जाता है कि किस तरह से सर्टेन गुड्स की प्राइस कितनी होनी चाहिए, कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें प्राइस रेगुलेशन में भी देखी जा सकती है। सिमिलरली प्रॉफिट और रेट ऑफ रिटर्न रेगुलेशन, फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि कितना एक फर्म कितना रिटर्न कमा रहा है, ठीक है, अपने बिजनेस से कितना कमा रहा है, उसमें भी ये रेगुलेट कर सकती है कि ये देख सकती है कि कोई बहुत ज्यादा एक्सेसिवली प्रॉफिट तो नहीं कमा रहा, ठीक है, कस्टमर्स को हार्म करके खुद बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं कमा रहा, तो उस चीज को भी गवर्नमेंट देख सकती है, ठीक है। सिमिलरली गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड पैट्रोनेज टू कंज्यूमर एसोसिएशन। देखिए, पैट्रोनेज का क्या मतलब होता है, सपोर्ट करना, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इट सपोर्ट्स कंज्यूमर ग्रुप दैट प्रोटेक्ट बायर्स इंटरेस्ट। देखिए, कुछ ग्रुप्स होते हैं जो बायर्स को अवेयर कराती है या बायर्स की इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती है, राइट। तो गवर्नमेंट उन ग्रुप्स को सपोर्ट कर सकती है, सो दैट कैन ऑल्सो बी अनदर वे ऑफ इंटरवीनिंग इन द मार्केट। Similarly, tough investigation into cartelization and unfair practices such as collusion and predatory pricing. तो ऐसे अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहा है तो उसके अगेंस्ट टफ इन्वेस्टिगेशन किया जाए, एक्शन लिया जाए। कार्टेलाइजेशन क्या होता है कि अगेन दो या दो से ज्यादा फर्म्स एक झुंड बनाना और मिलके डिसीजन लेना जिससे कि कंज्यूमर के नुकसान हो, सिर्फ वो अपने बारे में सोचेंगे कि मिलके कैसे साथ में प्रॉफिट कमाए और कंज्यूमर का नुकसान करे। तो इस टाइप की प्रैक्टिसेस होती है कार्टेलाइजेशन, ठीक है। तो अगर ये अनफेयर प्रैक्टिसेस है मार्केट में तो गवर्नमेंट उसको टफ इन्वेस्टिगेशन करके उसको खत्म कर सकती है, ठीक है। सिमिलरली रेस्ट्रिक्शन ऑन मोनोपोली पावर ऑफ फर्म्स। मोनोपोली पावर क्या होता है, देखिए, अगर एक सिंगल बायर है ना तो उसको हम मोनोपोली पावर कहते हैं। अब अगर बायर भी एक सिंगल इंसान है ना तो वो बायर क्या कर सकता है, बायर भी इन्फ्लुएंस कर सकता है मार्केट को, क्योंकि देखिए वो गुड सिर्फ एक पर्टिकुलर बायर ही खरीद रहा है, राइट। तो बायर टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट कर सकता है इन दैट केस। अब यहाँ पे देखिए बायर के पास अपर हैंड होगा रादर देन सेलर। सेलर को बायर की टर्म्स माननी पड़ेंगी
क्योंकि सेलर के पास कोई और चॉइस नहीं है, वो किसी और को सेल नहीं कर सकता व्हेन देयर इज ओनली वन बायर, राइट। तो इस तरह से बायर की इन्फ्लुएंस भी कम कराने के लिए, टू लिमिट द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंगल बायर एंड इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मोनोपोली पावर भी कम कर सकती है। देखिए मोनोपोली पावर तो कम करना ही है, राइट। एक सिंगल सेलर को भी पावर नहीं देना एंड एक सिंगल बायर को भी पावर नहीं देना, किसी के भी हाथ में बहुत ज्यादा पावर कॉन्सेंट्रेट हमें नहीं करानी, क्योंकि आप किसी को भी अगर पावर कॉन्सेंट्रेट कराओगे दे कैन मिस यूज इट, राइट। सिमिलरली रिडक्शन इन इम्पोर्ट कंट्रोल्स, देखिए अगर बाहर से सामान आता है ना फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, तो ये कंपटीशन को इंक्रीज कराता है, राइट। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा इंपोर्ट में कंट्रोल करोगे तो जो डोमेस्टिक फॉर्म्स है वो अपना मनचाहा प्राइस रख सकते हैं, मनचाहा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर बाहर के सामान भी देश के अंदर आ रहे हैं तो डोमेस्टिक जो फॉर्म्स है उनको भी फिर थोड़ा कंपटीशन फील होगा ज्यादा, है ना, फिर वो अपना मनचाहा नहीं कर पाएंगे, राइट। उनको प्राइस कंट्रोल करके रखनी पड़ेंगी। सो इंपोर्ट कंट्रोल को रिड्यूस करके भी आप डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन बढ़ा सकते हो, क्योंकि अब जो डोमेस्टिक मार्केट है वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट के साथ भी कम्पीट करेंगे। एंड नेशनलाइजेशन, अब कभी कभार अगर गवर्नमेंट को लगता है कि फ्री मार्केट जो कैपिटलिस्ट मार्केट है, ठीक है, उसमें जो कुछ प्राइवेट सेक्टर जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं या बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं अपने पोजीशन का, सो इन दैट केस गवर्नमेंट उन सेक्टर्स को, सर्टेन सेक्टर्स को जो नेशनल इंटरेस्ट में है उसको नेशनलाइज कर सकता है। नेशनलाइज करने का क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लेना, गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेता है एंड जिस तरह से गवर्नमेंट चाहेगा वो पर्टिकुलर फर्म या वो पर्टिकुलर सेक्टर गवर्नमेंट के हिसाब से ये काम करेगा, तो उसे हम कहेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, या फिर नेशनलाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। डन। So these are some of the measures that government can take to control market power and prevent market failure from excessive market power. Okay. देखिए अब हमने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट है वो यूजुअली मोनोपोली को लिमिट करने की कोशिश करती है। दे डोंट वांट मोनोपोली, दे वांट कंपटीशन, राइट। लेकिन समटाइम्स देयर इज सर्टेन टाइप ऑफ मोनोपोलीज जो गवर्नमेंट एग्जिस्ट करने देती है खुद से ही। तो वो टाइप की मोनोपोली क्या है, देखिए समटाइम्स गवर्नमेंट अलाउज सर्टेन मोनोपोलीज टू एग्जिस्ट, स्पेशली व्हेन अ कंपनी हैज क्रिएटेड समथिंग यूनिक और इनोवेटिव। फॉर इंस्टेंस, पेटेंट एंड कॉपीराइट लॉ गिव these companies exclusive right to their inventions. This is done to encourage more inventions and creativity. तो देखिए कभी कभार क्या होता है ना कि कुछ कंपनीज कुछ इनोवेटिव लेके आती है जो बाजार में पहले नहीं थी, कुछ यूनिक प्रोडक्ट या फिर सर्विस अगर बनाती है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट उनको पेटेंट या कॉपीराइट प्रोवाइड करती है ताकि उन जैसा प्रोडक्ट या सर्विस कोई और कॉपी ना कर पाए उनको, है ना। तो ये किस लिए करा गया है, क्योंकि जिसने यूनिक प्रोडक्ट बनाया है, जिसने इनोवेट किया है, उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए फॉर देयर इनोवेशन, राइट। दे शुड बी एबल टू अर्न मनी फ्रॉम द इनोवेशन। अब अगर कोई और भी सेम बनाने लग जाएगा तो इस इंसान को अपने मेहनत का फल नहीं मिलेगा, है ना। तो सर्टेन टाइम के लिए तो एटलीस्ट उसको एक्सक्लूसिव राइट होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट से वो ही सेल कर पाए, क्योंकि आखिर उसने ही केम अप विद द फॉर्मूला टू मेक दैट प्रोडक्ट, ही केम अप विद द आइडिया, ही मेड इट, राइट। उसने अपना मेहनत और अपने पैसे लगा के ये बनाया है, सो ही शुड बी रिवॉर्डेड फॉर सम टाइम। सो इन दैट केस गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे मोनोपोलीज को सर्टेन टाइम के लिए एग्जिस्ट होने देती है। आप कहती है कि ठीक है, गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है आपने इतना मेहनत करा, आपने नई चीज बनाई दिमाग लगा के, सो ओके आई विल ग्रांट यू द मोनोपोली, आप कमाओ, ठीक है, यू सेल इट टू कस्टमर्स एंड यू अर्न मनी। तो सर्टेन ईयर्स के लिए हम आपको पेटेंट या कॉपीराइट प्रोवाइड करेंगे, कोई और आपको कॉपी नहीं कर पाएगा, ठीक है। व्हाई इज दिस डन? टू इंकरेज मोर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। देखिए अगर गवर्नमेंट यहाँ पे उनको कॉपीराइट या पेटेंट नहीं देती तो उनका जो उनकी मेहनत है उसका कमाई कोई और भी ले सकता, राइट। तो फिर लोग इनोवेशन क्यों करेंगे, क्यों क्रिएटिव होंगे, तो उनको फिर मोटिवेशन ही नहीं होगा क्रिएटिव होने का या इनोवेशन करने का, राइट। सो टू इंकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी गवर्नमेंट समटाइम्स अलाउ सच काइंड ऑफ मोनोपोलीज टू एग्जिस्ट, ओके। Now another type of monopoly is called natural monopoly. This occurs where a single company can produce all the goods and services for a market
more cheaply than multiple companies could. Common example include electricity, gas and water supply. तो देखिए अब ये नेचुरल मोनोपोली क्या है, हाउ डज इट वर्क, एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। लेट्स से एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हो। अब देयर इज एन एबीसी लिमिटेड कंपनी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने को तैयार है इन दिस एरिया। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना कोई आसान काम तो नहीं है, राइट। पहले आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना होगा, ग्रिड लगानी पड़ेगी, ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं, तो ये सब सेटअप करने की इनिशियल जो कॉस्ट है वो काफी हाई होती है। लेकिन एबीसी इज विलिंग टू टेक दिस कॉस्ट, टू बियर दिस कॉस्ट, क्योंकि बाद में देखिए जब कंज्यूमर्स प्रोडक्ट लेने लगेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी वो यूज करने लगेंगे, तो धीरे धीरे करके एबीसी की ये कॉस्ट कम होती जाएगी, है ना। ये सारी कॉस्ट आप कह सकते हो दिस इज बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट जो इनिशियली लगा है ना। अब फिक्स्ड कॉस्ट देखिए कब कम होगा एबीसी का, when there is large number of consumers, right? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कंज्यूमर्स पर कंज्यूमर ये डिवाइड होता है ना। जितने ज्यादा कंज्यूमर्स होंगे उतने ज्यादा ये कंपनी की जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम होती जाएगी, जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कम होती जाएंगी इफ देयर इज लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कंपनी को लगा है 10 lakhs is the total cost that this company has to bear, ठीक है, हम यहाँ पे कम फिगर ही ले रहे हैं, छोटा फिगर ही ले रहे हैं, ओके 10 लाख। अब देखिए अगर 10 लाख, अब 10 लाख लोग हैं ये इंडिया में, ओके, तो अब ये 10 लाख लोगों ने ही अगर ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करना स्टार्ट किया तो पर पर्सन यहाँ पे कितना कॉस्ट आया, सिर्फ ₹1, राइट। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो ये कॉस्ट है लार्ज नंबर ऑफ लोगों पे डिवाइड हुआ, जिससे कि पर पर्सन कॉस्ट यहाँ पे कम हुआ, एंड सिंस पर पर्सन कॉस्ट यहाँ पे कम है तो प्राइस भी कंज्यूमर्स को लेस चार्ज करनी पड़ेंगी, है ना। लेकिन अगर इसी जगह पे एक और कंपनी भी आती है, ठीक है, तो वो भी कहती है कि मैं भी प्रोवाइड करूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी अपना सेटअप करती है और इसको भी यहाँ पे 10 लाख लग गया सेटअप करने के लिए। अब लेट्स से आधा लोग इसके पास चले जाते हैं, ठीक है, तो 5 लाख लोग इसके पास चले गए, सिर्फ 5 लाख यहाँ पे रहे, तो देखिए अब पर पर्सन कॉस्ट यहाँ पे कितना आया, ₹2 आया, राइट। सो इट इज मोर एक्सपेंसिव देन बिफोर। पहले सिर्फ एक ही ₹1 लग रहा था कस्टमर्स को, लेकिन क्योंकि ये दूसरा कंपनी भी आ गया तो कस्टमर्स को अब ₹2 लग रहे हैं, राइट। तो फायदा कहाँ पे हुआ, कंज्यूमर्स को कहाँ पे फायदा हुआ, सिर्फ अगर एक ही फॉर्म प्रोवाइड करती तो तब जाके कंज्यूमर को फायदा हुआ, राइट। देखिए यहाँ पे तो मैंने कम अमाउंट की एग्जाम्पल लिया है, लेकिन एक्चुअल में ये कॉस्ट काफी हाई हो सकती है, ठीक है, ₹1-2 नहीं होंगे, ये काफी हाई हो सकती है ना। तो इन दैट केस गवर्नमेंट भी क्या सोचती है कि देखिए एबीसी ने पहले ही सेटअप किया था, तो लेट्स अलाउ एबीसी ओनली टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन दैट एरिया। इसको ही हम यहाँ पे नेचुरल मोनोपोली बनाने दे देते हैं, क्योंकि सिर्फ एबीसी प्रोवाइड करेगा तो कंज्यूमर्स को ही यहाँ पे फायदा होगा। ओके, यू अंडरस्टूड। तो इस सिचुएशन में अगेन गवर्नमेंट नेचुरल मोनोपोली स्टैब्लिश करने को अलाउ कर देता है, ठीक है। जो ये दूसरी कंपनी है ना उसको कहेगा आप कोई और एरिया में बना लो ना, इस एरिया में मत बनाओ। अगर आप इस एरिया में बनाओगे तो देखिए कंज्यूमर्स भी बढ़ जाएंगी, आपको इनफ कंज्यूमर्स भी नहीं मिलेगी और कंज्यूमर्स के लिए जो प्राइस है वो भी हायर हो जाएगा। ओके, सो यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल मोनोपोली। आई ओके, नाउ लेट मी इरेज दिस। ओके, समझ आया आपको, है ना, कि कभी कभार नेचुरल मोनोपोली को अलाउ करना ही फायदा होता है rather than encouraging competition in such area। तो ये यूजुअली उन एरियाज में होते हैं जहाँ पे इनिशियल जो कॉस्ट है ना वो हायर लगता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, वाटर सप्लाईज हो गया, है ना, जिनके लिए ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो यूजुअली इन केस में ये नेचुरल मोनोपोली को एग्जिस्ट करने दिया जाता है। नाउ देखिए, to prevent these natural monopolies from abusing their power, government usually set rules to regulate the prices they charge for their services, ensuring that consumers are treated fairly। अब देखिए, अब नेचुरल मोनोपोली तो आपने अलाउ कर दिया, बट गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू सी कि कहीं ये नेचुरल मोनोपोली अपना पावर को अब्यूज ना करे, ठीक है। तो इसलिए वो निगरानी रखती है, वो प्राइसेस को रेगुलेट करती है, ठीक है, एंड देखती रहती है कि कंज्यूमर यहाँ पे फेयरली ट्रीटेड हो रहे हैं कि नहीं। ओके, so with this we are done with
मोनोपोली पावर कि गवर्नमेंट कैसे मोनोपोली में इंटरवीन करेंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट एक्सटर्नैलिटीज। देखिए, अब जो दूसरा कारण था मार्केट फेलियर का, जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, दैट वाज एक्सटर्नैलिटीज, राइट। एक्सटर्नैलिटीज क्या होती थी कि आपके एक्शन की वजह से कोई थर्ड पार्टी को उसका कॉस्ट और बेनिफिट मिल रहा था, जो कि आप उस कॉस्ट या बेनिफिट के हिस्सेदारी नहीं थे, भागीदारी नहीं थे। इट वाज इनकरिंग टू द थर्ड पार्टी, है ना। तो उसको हम एक्सटर्नैलिटीज कहते थे। एंड एक्सटर्नैलिटीज की वजह से मार्केट फेल होती थी, है ना। ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती थी। तो देखिए, अब यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन कैसे करेगा। देखिए, freely functioning markets produce externalities because producers and consumers only consider their private costs and benefit, neglecting the full social cost. तो एक्सटर्नैलिटी के केस में क्या होता था कि देखिए, जो पार्टीज इन्वॉल्व थे, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन में, तो वो सिर्फ अपना प्राइवेट कॉस्ट ही कंसिडर कर रहे थे। वो पूरा सोशल कॉस्ट जो होता है, राइट, सोशल कॉस्ट इंक्लूड्स एक्सटर्नल कॉस्ट एज वेल। तो सोशल कॉस्ट को वो कंसिडर नहीं कर रहे थे, है ना। दे वर ओनली कंसिडरिंग देयर प्राइवेट कॉस्ट, नेग्लेक्टिंग द फुल सोशल कॉस्ट। बट टू enhance the overall welfare, social returns need to be maximized and social costs need to be minimized. लेकिन अगर हमें पूरी सोसाइटी की वेलफेयर देखनी है, तो देखिए, गवर्नमेंट को क्या देखना होगा कि सोशल कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो, राइट, एंड सोशल रिटर्न जो है वो मैक्सिमाइज हो। अब जो देखिए, जो इंडिविजुअल फॉर्म्स है वो सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट देखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को तो एज अ होल सोशल कॉस्ट देखना पड़ेगा, है ना। उसको एक्सटर्नल कॉस्ट भी कंसिडर करना पड़ेगा कि किसी एक के एक्शन से दूसरे लोगों पे क्या कॉस्ट लग रही है, राइट, या फिर सोशल रिटर्न जो अगर किसी एक पर्सन की वजह से दूसरे को भी फायदा हो रहा है, तो दैट नीड्स टू बी मैक्सिमाइज, है ना। दिस मीन्स दैट all costs and benefits, both private and external, need to be internalized in the decision making of consumers and producers. देखिए, अब जो प्रोड्यूसर या कंज्यूमर की वजह से ये एक्सटर्नल कॉस्ट या फिर एक्सटर्नल बेनिफिट हो रहा था, तो उनको भी इस कॉस्ट या फिर ये बेनिफिट की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उनको भी भागीदारी होनी चाहिए ऑन दिस एक्सटर्नल कॉस्ट एंड बेनिफिट। और इसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट को इंटरनलाइज करना। यानी कि देखिए, अभी तक तो थर्ड पार्टी बेयर कर रहे थे वो कॉस्ट या फिर बेनिफिट, राइट। अब हमें क्या करना है कि पार्टी इन्वॉल्व इन दैट एक्टिविटी या पार्टी इन्वॉल्व इन दैट ट्रांजैक्शन, इसको हिस्सेदारी बनाओ फॉर दैट एक्सटर्नल कॉस्ट या बेनिफिट, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंटरनलाइज करना। देखिए, एन एक्सटर्नैलिटी इज internalized when those responsible for it include external cost for negative externality and external benefit or positive externality in their cost benefit calculations. तो जब वो अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट या फिर बेनिफिट कैलकुलेट करे, एक्सटर्नल कॉस्ट एंड एक्सटर्नल बेनिफिट जो है वो भी इंक्लूड होनी चाहिए इन देयर कॉस्ट। ओके, now the key to internalizing an externality is ensuring that those who create it consider these factors while making decision. तो जिन्होंने ये एक्सटर्नैलिटी क्रिएट किया है, उनको उनके डिसीजन में, उनके प्रोडक्ट के प्राइसिंग में इंक्लूड दोज एक्सटर्नल कॉस्ट और बेनिफिट्स। देखिए, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स वेरियस मेथड्स टू मिटिगेट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज एंड प्रमोट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज. We shall first examine how government regulation can deal with the inefficiencies that arise from negative externality. Since the most commonly referred negative externality is pollution, we shall take it as an example in the following discussion. तो देखिए, गवर्नमेंट नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी दोनों के केस में इंटरवीन करती है, लेकिन पहले हम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को पढ़ेंगे कि कैसे गवर्नमेंट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को करेक्ट करती है, राइट। एंड जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का या फिर कॉमन एग्जाम्पल, वो पोल्यूशन है, राइट। तो पोल्यूशन को ही एज एग्जाम्पल लेके हम आगे देखेंगे कि गवर्नमेंट कैसे इसको इंटरनलाइज करने में हेल्प करती है। ओके, सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. Government initiatives towards negative externalities
may be classified as direct controls or regulations that openly regulate the action of those involved in generating negative externalities, and market-based policies that would provide economic incentives. तो देखिए, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को करेक्ट करने के लिए दो तरीका है गवर्नमेंट के पास। पहला है कि डायरेक्ट कंट्रोल करो। देखिए, जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही है उनके एक्शंस को रेगुलेट करो ताकि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कम हो। वो हो गया आपका डायरेक्ट अप्रोच। अब दूसरा अप्रोच होता है मार्केट बेस्ड पॉलिसीज। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करती, राइट, देयर इज नो डायरेक्ट कंट्रोल, लेकिन गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करती है फर्म्स को या इंडिविजुअल्स को कि वो ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को खुद ब खुद कम करे। इस तरह से वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो क्या इंसेंटिव रहती है ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम डायरेक्ट कंट्रोल देखेंगे। ठीक है, सो व्हाट आर द वेरियस डायरेक्ट कंट्रोल मेजर्स दैट गवर्नमेंट यूजेस? डायरेक्ट कंट्रोल्स, डायरेक्ट कंट्रोल ऑल्सो नोन एज कमांड सॉल्यूशंस। डायरेक्ट कंट्रोल को हम कमांड सॉल्यूशंस भी कहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इज डायरेक्टली कमांडिंग पीपल टू डू सर्टेन थिंग्स। ठीक है, सो दे प्रोहिबिट स्पेसिफिक एक्टिविटीज that explicitly create negative externalities or require that negative externality be limited to a certain level. तो डायरेक्ट कंट्रोल या कमांड सोल्यूशन में गवर्नमेंट क्या करती है, या तो सर्टेन एक्शन को प्रोहिबिट ही कर देती है, ठीक है, सर्टेन एक्शन जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करती है, या तो गवर्नमेंट उसको कम्प्लीटली प्रोहिबिट करती है, या तो गवर्नमेंट एक सर्टेन लिमिट लगा लेती है कि आप इतने लिमिट तक ही ये एक्टिविटी कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस अगर हम पोल्यूशन की ही बात करें तो गवर्नमेंट लिमिट लगा सकती है कि इतना ही आप पोल्यूशन एमिट कर सकते हो। अ पर्टिकुलर कंपनी कैन ओनली एमिट सर्टेन अमाउंट ऑफ CO2, राइट, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आप नहीं रिलीज कर सकते। तो इस तरह से लिमिट लगाया जा सकता है। ओके, एक फ्यू एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, फिर आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा। देखिए, legislation that sets emission standards, the legal limit on pollutants a firm can emit with penalties for exceeding limit. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लिमिट दे दिया कि आप इतने लिमिट तक ही एमिशन कर सकते हो पोल्यूशन को। ठीक है, और अगर आपने ये लिमिट क्रॉस किया तो आप पे क्या लगेगी, पेनाल्टी। तो यहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट, है ना। सिमिलरली लाइसेंसिंग एंड प्रोडक्शन कोटास दैट रेस्ट्रिक्ट आउटपुट लेवल। अब सर्टन जो आप आउटपुट प्रोड्यूस करते हो, सर्टन प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करते हो, लेट्स से ये एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करती है, पोल्यूशन क्रिएट करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट अब क्या करेगी, उस आउटपुट की प्रोडक्शन पे कोटा लगा देगी, यानी कि लिमिट लगा देगी कि यू आर ओनली एबल टू प्रोड्यूस अ सर्टन क्वांटिटी ऑफ दैट आउटपुट, है ना। या फिर गवर्नमेंट कहेंगे कि हम लाइसेंसिंग करेंगे, यानी जिन फॉर्म के पास लाइसेंस है बस वही प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी क्या होगा, अगर आप लाइसेंसिंग भी करोगे तो जो प्रोडक्शन है वो लिमिट हो जाएगी क्योंकि ओनली सर्टन फर्म्स विल बी एबल टू प्रोड्यूस, सब लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आउटपुट कम होगी एंड पोल्यूशन या फिर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कम होगी। सिमिलरली देखिए, प्रोहिबिशन ऑन प्रोडक्शन, यूज एंड सेल ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट। अगर कुछ प्रोडक्ट बहुत हार्मफुल है तो गवर्नमेंट डायरेक्टली उसको प्रोहिबिट कर सकती है। इट कैन प्रोहिबिट इट्स प्रोडक्शन, यूज या फिर सेल। Similarly, bans on smoking in public places. तो स्मोकिंग करने से क्या होता था, एक्सटर्नैलिटी क्रिएट होती थी, राइट, इट वाज अ कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी इन कंजम्पशन, है ना। तो पब्लिक प्लेसेस में बैन कर दो, स्मोकिंग कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दो, तो इस तरह से आपने नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को यहाँ पे कम कर दिया, राइट। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन टबैको एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। सिमिलरली टबैको से भी नुकसान होता है, राइट, देयर इज अ सोशल कॉस्ट। जो इंसान टबैको लेता है सिर्फ उसको ही नहीं, उसकी फैमिली को, सोसाइटी को, सबको असर होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ले आएगी कि जो फॉर्म्स टबैको सेल कर रहे हैं वो किस तरह से एडवर्टाइज करे, किस तरह से पैकिंग करे, किस तरह से लेबल करे, उसमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ले आ सकती है ताकि टबैको कंजम्पशन कम हो एंड इसकी जो एक्सटर्नल कॉस्ट है वो भी कम हो। Similarly, environmental laws that specify action by producers and consumers, such as Environmental Protection Act 1986 in India. तो इस तरह के लॉज ले आ सकते हैं इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, राइट, कि सर्टन लॉज का अगर मैं एग्जांपल दूं तो देखिए, अगर आप सर्टन पोल्यूटेंट निकाल रहे हो, राइट, और उसको वाटर में डंप कर रहे हो
तो वाटर में डंप करने से पहले आपको ट्रीट करना पड़ेगा ताकि जो हार्मफुल केमिकल है उससे निकल जाए, उसके बाद ही आप वाटर में डंपिंग करोगे अपने एक्सेस जो वेस्ट है उसको। तो इस तरह से इन्वायरमेंटल लॉस ले आ सकते हो। या सर्टन कंपनीज को सर्टन ट्रीज, इतनी अमाउंट ऑफ ट्रीज प्लांट करनी पड़ेंगी, राइट। अगर आप देखिए फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हो, राइट, आप ट्रीज को यूज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट में, सो यू हैव टू प्लांट न्यू ट्रीज एज वेल। तो इस तरह से इन्वायरमेंटल लॉज आप लेके नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को कम कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली लिमिट ऑन पॉल्यूटेंट्स released into the air and water and requirement for pollution control devices, कि जो कंपनी है उनको पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस अपने ऑफिस में सेटअप करनी है, तो इस तरह की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। Regulations and mandate firms install pollution abatement mechanism which may raise production cost. Pollution abatement यानी कि पोल्यूशन को कम करना, अबेट करना यानी कि रिड्यूस करना, ठीक है, या फिर उसको कम्प्लीटली जीरो पे लेके आना। तो इस तरह से गवर्नमेंट रेगुलेशंस बना सकती है कि कंपनी को मैंडेटरी कर सकती है कि वो ये पोल्यूशन अबेटमेंट मैकेनिज्म फॉलो करे, राइट। आपने जो फैक्ट्रीज है अपने प्रोडक्शन प्लेस में, दे फॉलो द पोल्यूशन अबेटमेंट मैकेनिज्म। अब इससे क्या होगा, उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो रेज होंगी, बट गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी करा है तो करना ही पड़ेगा, ओके। Establishment of dedicated bodies like Ministry of Environment and Forest and Pollution Control Boards to tackle pollution issues. Similarly, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऐसे बॉडीज बना सकती है जो यही पोल्यूशन कंट्रोल इश्यूज में ही डेडिकेटेड हो। ओके, तो देखिए अब जो डायरेक्ट मेथड्स है ना वो उतने ही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मार्केट बेस्ड अप्रोच की। अब मार्केट बेस्ड अप्रोच में हमने क्या कहा कि गवर्नमेंट इंसेंटिव क्रिएट करती है, राइट, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करती, लेकिन इंसेंटिव क्रिएट करती है कि जो कंपनीज है या इंडिविजुअल्स है वो अपने आप नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को कम करे। तो हाउ डज दिस वर्क, देखिए द मार्केट बेस्ड अप्रोचेस जैसे कि इन्वायरमेंटल टैक्सेस एंड कैप एंड ट्रेड, तो देखिए ये दो जो ये है ये मेन मार्केट बेस्ड अप्रोच है, ठीक है, इन्हीं के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो दो मार्केट बेस्ड अप्रोचेस दे ऑपरेट थ्रू price mechanism to create an incentive for change. In other words, government tries to alter the prices of goods through taxes and subsidies and thus change the behavior of market participants. तो मार्केट बेस्ड अप्रोच में गवर्नमेंट क्या करेगी, जो गुड्स की प्राइसेस है ना उसको चेंज करेंगे थ्रू टैक्सेस या थ्रू सब्सिडीज, जिससे कि जो मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स है उनकी बिहेवियर भी चेंज हो। Okay, now this is achieved by setting the price directly through pollution tax. अब एक तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि डायरेक्टली टैक्स या सब्सिडी लगा सकती है वो प्रोडक्ट में, जिससे कि प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो, राइट। एंड जब प्राइस चेंज होंगी तो हमें पता है डिमांड एंड सप्लाई किस तरह से चेंज होती है ना, अभी हम देखेंगे भी थोड़ी देर में। सो फर्स्ट ऑप्शन इज डायरेक्टली पोल्यूशन टैक्स का यूज करो, एंड सेकेंड ऑप्शन इज सेटिंग द प्राइस इनडायरेक्टली थ्रू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैप एंड ट्रेड सिस्टम। तो देखिए कैप एंड ट्रेड सिस्टम हम थोड़ी देर में समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, पहले हम ये टैक्स वाला सिस्टम को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट वन। ओके, सो पोल्यूशन टैक्स, देखिए वन वे टू मेक कंपनीज कंसिडर द हार्म दे कॉज टू द एनवायरनमेंट is by imposing pollution taxes. These taxes, known as Pigouvian taxes, after economists say Pigou, are based on how much pollution a company produces. देखिए क्या है ना कि लेट्स से ABC कंपनी है, राइट। अब ये एक प्रोडक्ट बनाती है जिससे कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है इन्वायरमेंट में, लेकिन जो ये पोल्यूशन है ये दूसरे लोगों को, थर्ड पार्टी को इसको पोल्यूशन का इफेक्ट फेस करना पड़ता है, राइट। सो थर्ड पार्टी आर बियरिंग द कॉस्ट, ABC अभी इसका कॉस्ट बियर नहीं कर रहा, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन कर रहा है, लेट्स से, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि जो ये कॉस्ट है जो थर्ड पार्टी बियर कर रही है, क्यों ना डायरेक्टली ABC को ही चार्ज किया जाए। तो ये इस टाइप के कॉस्ट को हम क्या कहेंगे, पोल्यूशन टैक्सेस, ठीक है। तो ABC की प्रोडक्ट की कॉस्ट लेट्स से अभी सिर्फ ₹100 पर यूनिट थी, राइट, लेकिन अब पोल्यूशन की कॉस्ट भी यहाँ पे लेट्स से हमने जोड़ दिया पोल्यूशन टैक्स, ठीक है। तो लेट्स से पोल्यूशन टैक्स इज ₹50 पर यूनिट। तो अब ABC की जो प्रोडक्ट है उसकी टोटल प्राइस कितनी हुई, 150।
देखिए पहले सिर्फ 100 था, अब 150 हो गई। तो देखिए पहले जब 100 था तो सर्टन क्वांटिटीज की डिमांड होती थी, लेट्स से 500 होती थी, राइट। अब जब प्राइस इंक्रीज हो गई ना तो क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ी कम होगी, राइट। लेट्स से अब 400 हो गए। तो इससे क्या होगा कि देखिए अब एबीसी लिमिटेड कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि पोल्यूशन भी कम होगा। या तो दूसरा सोल्यूशन क्या है एबीसी के पास कि जो ये पोल्यूशन टैक्स है इसको कम करे। अब इसको कैसे कम करे, जब ये खुद पोल्यूशन ही कम क्रिएट करेगा ना तो अपने आप ये पोल्यूशन टैक्स भी कम होगी, राइट। तो एबीसी अब सर्टेन मेथड्स यूज करेगा जिससे कि वो कम से कम पोल्यूट करे एंड जो इसका टैक्स है ये रिड्यूस हो, ताकि जो इसका ओवरऑल कॉस्ट है यहाँ पे वो रिड्यूस हो, है ना। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया, बाय मेकिंग एबीसी पे, अब एबीसी अपने एक्शन के प्रति सतर्क रहेगा, राइट, कि मेरे प्रोडक्ट कितना पोल्यूशन कर रही है कितना नहीं कर रही है। एबीसी यहाँ पे सतर्क रहेगा बिकॉज नाउ ही विल हैव टू बियर द कॉस्ट ऑफ दिस पोल्यूशन। जब पहले इसके ऊपर नहीं था पोल्यूशन का कॉस्ट तो कितना मनचाहा पोल्यूशन कर सकता था, लेकिन बाय इम्पोजिंग टैक्सेस नाउ गवर्नमेंट विल मेक एबीसी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन पोल्यूशन। तो इस तरह से एक्सटर्नैलिटी यहाँ पे क्या हो गई, इंटरनलाइज हो गई, राइट। जो थर्ड पार्टी को कॉस्ट बियर करना पड़ रहा था, नाउ एबीसी हिमसेल्फ विल हैव टू बियर द कॉस्ट इंटरनली। ओके, यू अंडरस्टूड कैसे पोल्यूशन टैक्स यहाँ पे हेल्प करती है टू रिड्यूस पोल्यूशन, ठीक है। ओके, द आइडिया इज टू मेक द पोल्यूटर पे फॉर द डैमेज दे कॉज। व्हेन अ पोल्यूशन टैक्स इज अप्लाइड, it raises the cost of production or consumption, which usually leads to a decrease in demand for the product and consequently a reduction in the amount of pollution generated. ठीक है, you understood? Pollution tax से क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज होगी, डिमांड कम होगी एंड जो आउटपुट है, राइट, जो प्रोडक्शन है उन चीज़ों की जो पोल्यूशन ज़्यादा करते तो अपने आप प्रोडक्शन कम होगी एंड पोल्यूशन विल ऑल्सो बी लेस। ओके, अब देखिए, अब सुनने में तो पोल्यूशन टैक्स काफी अच्छी लग रही है, राइट, काफी इफेक्टिव भी लग रही है, मेक द पोल्यूटर पे। लेकिन हाउएवर देयर आर चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग एन इफेक्टिव पोल्यूशन टैक्स। क्या क्या चैलेंजेस हो सकती है? फर्स्ट, डिफिकल्ट टू मैनेज। देखिए, इट इज टफ टू डिटरमाइन द राइट अमाउंट फॉर द टैक्स एंड मॉनिटर कंपनीज टू इंश्योर दैट दे पे इट। पहले तो अब पोल्यूशन टैक्स कितनी होनी है, कितनी हमें रखनी चाहिए, पोल्यूशन की वजह से एक्सटर्नल कॉस्ट कितना आया है वो कैलकुलेट करना एंड राइट अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज करना कैन बी अ चैलेंज, ठीक है। एंड दूसरा चैलेंज इज टू इंश्योर कि कंपनी वो पे करे। दिस प्रोसेस कैन बी कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉस्टली, ठीक है। सिमिलरली इनइलास्टिक डिमांड एक दूसरी प्रॉब्लम है। देखिए, इफ पीपल रियली नीड अ प्रोडक्ट मीनिंग दैट द डिमांड इज इनइलास्टिक, अ पोल्यूशन टैक्स might not lower the demand significantly. In such cases, company might just raise their prices to cover the tax instead of reducing pollution. तो देखिए, यूजुअली हमने क्या कहा है, whenever the price is higher, जब प्राइस हाई होती है तो चीज़ों की डिमांड लो होती है ना। लेकिन अगर ये इनइलास्टिक डिमांड की केस है तो इन दैट केस क्या होगा, डिमांड लो नहीं होगी। Even if the company increases prices, demand will रिमेन द सेम, ठीक है, सेम ही डिमांड रहेगा। तो इससे क्या होगा, अगर डिमांड सेम रहेगा फिर तो पोल्यूशन कम ही नहीं होगा ना, सेम ही क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगी तो पोल्यूशन सेम ही रहेगा एंड जो ये प्राइस है इसका भी जो भार है वो कंज्यूमर पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है उसको तो कुछ यहाँ पे इफेक्ट ही नहीं हुआ, पोल्यूशन उसने क्रिएट किया, अब जो पोल्यूशन टैक्स लगा उसने प्राइस में उसको ऐड कर दिया एंड अल्टीमेटली दिस प्राइस इज पेड बाय द कंज्यूमर, राइट। तो यहाँ पे सारा भार सिर्फ कंज्यूमर को ही आया, तो पोल्यूटर पे, मेक द पोल्यूटर पे का यहाँ पे फिर कॉन्सेप्ट ही लागू नहीं हुआ, ठीक है। तो इनइलास्टिक डिमांड के केस में पोल्यूशन टैक्स में नॉट बी इफेक्टिव, क्योंकि सिंपली क्या करेंगे, जो पोल्यूटर्स जो है, कंपनी जो है, सिंपली अपना प्राइस रेज कर देंगे एंड इवन आफ्टर रेजिंग द प्राइस डिमांड विल नॉट चेंज। ओके, and the third issue is shifting pollution. High pollution taxes in one country can lead to companies move their production to countries with lower taxes. This can hurt local jobs and investment. अब देखिए, अब गवर्नमेंट अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन टैक्स करने लग गए तो बिजनेसमैन क्या सोचेंगे, यार यहाँ पे तो इतना टैक्स हमें करा रहे, कोई और कंट्री में अपना प्रोडक्शन शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पे पोल्यूशन टैक्स हमें पे नहीं करनी पड़ेंगी।
तो क्या होगा फिर, देखिए प्रोडक्शन शिफ्ट होगी, तो जो लोकल जॉब्स है राइट, जहाँ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, इन्वेस्टमेंट जो है ये असर करेगी, तो इकोनॉमी को यहाँ पे नेगेटिवली असर होगा। तो बहुत ज़्यादा हाई टैक्स भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें हैं, इन द चैलेंजेस हैं इन इफेक्टिव पोल्यूशन टैक्स। ओवरऑल, while pollution tax aim to reduce environmental harm, they come with their own set of challenges. Okay, तो देखिए because of the limitations of the pollution tax, एक और सिस्टम आया मार्केट में which helps control pollution in the market, और ये मार्केट बेस्ड अप्रोच ही है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्रेडेबल एमिशन परमिट, या फिर आम भाषा में इसको हम कैप एंड ट्रेड सिस्टम भी कहते हैं। अब ये सिस्टम क्या है, हाउ डज इट वर्क? देखिए, अनदर वे टू कंट्रोल पोल्यूशन इज थ्रू ट्रेडेबल एमिशन परमिट्स, ऑल्सो नोन एज कैप एंड ट्रेड। अब मैं सिंपली पहले समझा देती हूँ कि ये क्या है। देखिए, इसमें क्या होता है ना कि गवर्नमेंट जो है पहले एक कैप यानी कि एक लिमिट तय करती है कि इन्वायरमेंट में सर्टेन यूनिट्स ऑफ पोल्यूशन ही हम रिलीज कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से गवर्नमेंट ने तय किया कि 1000 यूनिट्स पोल्यूटेंट ही हम इन्वायरमेंट पे रिलीज करेंगे एट अ सर्टेन टाइम, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि ये 1000 यूनिट्स के लिए परमिट बनाएगी, ठीक है। ईच यूनिट के लिए ये परमिट बनाएगी, सो टोटल में देयर विल बी 1000 परमिट। अब लेट्स से वो इकोनॉमी में 10 फॉर्म्स है, ठीक है, जो ये पोल्यूशन रिलीज करते हैं, राइट। अब पोल्यूशन ये रिलीज करने के लिए ईच फॉर्म के पास क्या होनी चाहिए, परमिट होनी चाहिए। अगर इनके पास परमिट है तो ही ये जो पोल्यूशन है वो रिलीज करेंगे। अब पहले बांट दो, ये 1000 परमिट्स जो आपने बनाया है ना 10 फॉर्म्स में बांट दो, तो ईच फॉर्म को कितना मिलेगा, 100 परमिट मिलेगा, ठीक है। अब लेट्स से एक कंपनी है ए, ठीक है, इसको मिला है 100 परमिट, लेकिन जब कंपनी ये प्रोड्यूस करता है तो लेट्स से वो सिर्फ 90 यूनिट्स ही पोल्यूशन रिलीज करता है इन्वायरमेंट में। तो इसके पास जो 10 एक्स्ट्रा परमिट हो गए इसके पास, राइट। तो अब ये एक्स्ट्रा परमिट का ये क्या करेगा, देखिए लेट्स से एक अनदर फॉर्म है बी। अब ये कितना पोल्यूटेंट रिलीज करता है मार्केट में, लेट्स से ये 110 यूनिट्स पोल्यूटेंट रिलीज करता है, ठीक है, लेकिन इसके पास सिर्फ 100 परमिट्स है इनिशियली, राइट। तो ये जो एक्स्ट्रा 10 यूनिट्स पोल्यूटेंट रिलीज कर रहा है ना, इसके लिए उसे एक्स्ट्रा 10 यूनिट्स परमिट खरीदने की जरूरत है। तो बी क्या करेगा, ये ए के पास जाएगा और कहेगा कि जो आपके एक्स्ट्रा 10 परमिट्स है ना ये हमें दे दो, हमें जरूरत है। तो ए कहेगा ठीक है, पर मैं फ्री में थोड़ी दूंगी, मैं पैसे लूंगी इसकी। तो फिर ए क्या करेगा, बी से पैसे चार्ज करेगा। ए विल सेल इट्स एक्स्ट्रा परमिट टू बी। तो इससे क्या हुआ कि देखिए जो फॉर्म्स कम पोल्यूटेंट रिलीज करते हैं वो एक्स्ट्रा पैसा कमा पाए बाय सेलिंग देयर एक्स्ट्रा परमिट। तो इनको इंसेंटिव हो गया कि हम पोल्यूशन कम करें, क्योंकि अगर कम पोल्यूशन करेंगे दे विल एबल टू सेल देयर एक्स्ट्रा यूनिट्स एंड अर्न एक्स्ट्रा मनी, ज्यादा मनी ये कमा पाए, राइट। अब सिमिलरली जो बी है, राइट, जो ज्यादा पोल्यूशन रिलीज कर रहा है, इसको क्या हुआ, इसको एडिशनल कॉस्ट बेयर करना पड़ा टू बाय द एडिशनल परमिट्स। तो बी भी अपने तरफ से चाहेगा कि फ्यूचर में ये लिमिट करे पोल्यूशन को, ताकि इसको ये एक्स्ट्रा पैसा पे करना ना पड़े, है ना। तो इस तरह से दोनों ए एंड बी को यहाँ पे इंसेंटिव मिल गया टू रिड्यूस पोल्यूशन। तो इसी को हम कहते हैं कैप एंड ट्रेड। कैप का मतलब है कि एक लिमिट सेट करना, जैसे कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक लिमिट सेट किया, पहले तो एक कैप रख दिया, राइट। अब ट्रेड क्या है कि इसी लिमिट के भीतर भीतर जो परमिट इशू हुआ है ना, वो कंपनीज एक दूसरे से ट्रेड कर सकती है, ठीक है, एंड पैसा कम बना सकती है, ठीक है। जो कम पोल्यूशन करेगा वो अपना जो परमिट है वो बेच के एडिशनल पैसा कमाएगा, एंड जो कंपनी ज्यादा पोल्यूशन कर रही है उनको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ओके, सो दे विल हैव टू बियर द एडिशनल कॉस्ट फॉर एक्स्ट्रा पोल्यूशन। तो इसको हम कहते हैं कैप एंड ट्रेड सिस्टम। तो इनफॉर्मली आई होप यहाँ पे आपने समझ लिया, राइट। तो फॉर्मली अब देखते हैं इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है। ओके, लेट मी इरेज दिस। ओके, देखिए, ओके, सो व्हाट आर ट्रेडेबल परमिट्स? देखिए, these permits are like licenses that allow companies to emit a certain amount of pollution into the air, ठीक है। Each permit lets a company release 1 unit of pollution over a set of time, ठीक है। तो अगर कंपनी के पास 1 परमिट है
तो वो 1 यूनिट रिलीज कर सकता है, 100 परमिट है तो वो 100 यूनिट रिलीज कर सकता है। तो इस तरह से ये वर्क करती है। ओके ओके, अब देखिए, ओके, सेटिंग लिमिट। The government decides how much total pollution is acceptable by issuing a limited number of permits, which is called the cap. जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में कैप कितना था, 1000 था, क्योंकि इतना ही परमिट, ऑल टुगेदर इतना परमिट इकोनॉमी में रिलीज हुआ था, राइट। फिर फॉर्म से एक आपस में ये डिवाइड कर लिया था, लेकिन स्टार्टिंग में जो गवर्नमेंट एक कैप लिमिट सेट किया वो 100 यूनिट्स का था। So each company gets a specific number of permits that show how much pollution they can legally emit. Okay. A buying and selling permit. Now companies that produce more pollution than their permit allow can buy extra permit from other companies. देखिए, अब परमिट बांटा सबको, 100 यूनिट आपको बांटा, लेकिन आप 100 यूनिट से ज्यादा ही पोल्यूशन कर रहे हो तो आपको अब एक्स्ट्रा परमिट खरीदनी पड़ेंगी। सो यू हैव टू बाय एक्स्ट्रा परमिट, यू हैव टू इंकर एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड बाय एक्स्ट्रा परमिट फ्रॉम अदर कंपनीज दैट हैव लेफ्ट ओवर परमिट। तो जिनके पास एक्स्ट्रा परमिट पड़ी हुई लेफ्ट ओवर है उनसे आपको खरीदनी पड़ेंगे। दिस क्रिएट्स अ मार्केट वेयर कंपनीज कैन ट्रेड दीज परमिट्स। अब जो ये ट्रेडिंग है ना ऑफ परमिट्स, इट क्रिएट्स इंसेंटिव टू रिड्यूस पोल्यूशन। देखिए, if a company can reduce its pollution cheaply, it can sell its extra permits for profit. ठीक है, अगर आपने परमिट से ये कम पोल्यूशन, if it can reduce its pollution, तो एक्स्ट्रा परमिट को सेल करके it can earn profit. On the other hand, companies that pollute a lot will have to buy more permit, which raises their cost. This makes it more expensive for them to operate, encouraging them to find ways to pollute less. ठीक है, अब इनको अगर ज्यादा ही परमिट बाय करना पड़ रहा है हर बार तो कॉस्ट इनकी काफी हाई हो रही है ना, इट मेक्स इट एक्सपेंसिव, राइट। तो वो क्या करेंगे, वो वेज ढूंढेंगे जिससे कि वो पोल्यूशन अपना कम कर सके। एग्जाम्पल्स इन प्रैक्टिस, तो ये कैप एंड ट्रेड सिस्टम कहाँ पे प्रैक्टिस में है, देखिए, द यूएस हैज यूज्ड दिस सिस्टम सिंस 1980s टू लिमिट वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, इन 1994 दे स्टार्टेड अ कैप एंड trade system specifically for sulfur dioxide emission which are harmful and contribute to acid rain. तो सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन के लिए उन्होंने कैप एंड ट्रेड सिस्टम स्टार्ट किया था क्योंकि ये हार्मफुल थे एंड ये एसिड रेन क्रिएट करते थे, राइट। तो इनकी जो एमिशन है इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड कैप एंड ट्रेड सिस्टम। तो देखिए, ये कैप एंड ट्रेड सिस्टम का मेन बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे आप डायरेक्टली रोक नहीं लगा रहे हो किसी को भी, राइट। यू आर नॉट डायरेक्टली कंट्रोलिंग, लेकिन आप इंसेंटिव क्रिएट कर रहे हो कि कंपनी अपने आप कम करे। एंड देखिए, डायरेक्ट कमांड करने, किसी को ऑर्डर करने से हमेशा बेटर होता है कि आप इंसेंटिव क्रिएट करो कि वो अपने आप ही कम करे। ऑर्डर करना ना लोगों को ऑफेंसिव लग सकता है, एंड जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ऑर्डर करोगे, रेगुलेशंस बनाओगे, तो वो दूसरी कंट्री में मूव कर जाएंगे, अपना प्रोडक्शन फैसिलिटी दूसरे कंट्री में लेके जाएंगे, है ना। तो इंसेंटिव क्रिएट करने से क्या होगा, वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। वो मूव नहीं करेंगे दूसरी कंट्री पे, रादर वो अपने आप सोचेंगे कि चलो मैं ये इंसेंटिव, आई यूज द इंसेंटिव एंड मैं अपने आप कम करूँ, मैं ट्राई करूँ कम करने की जितना हो सके, है ना। तो आप यहाँ पे हार्श सिस्टम नहीं लेके आए, डायरेक्ट या कमांड सोल्यूशन जो है वो थोड़ा हार्श है, ठीक है। ये इंसेंटिव सिस्टम जो है थोड़ा कम हार्श है, ठीक। तो प्रोडक्शन दूसरी कंट्री में मूव करने की चांसेस इंसेंटिव सिस्टम में थोड़ा कम है। तो देखिए, आप इन्वायरमेंट को भी बचा रहे हो, लेकिन आप अपने इकोनॉमी को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हो बाय कंट्रोलिंग कि ये बाहर ना चले जाए आपकी इकोनॉमी से, कोई और कंट्री में ना शिफ्ट हो जाए। ओके, सो दैट्स व्हाई इंसेंटिव सिस्टम इज बेटर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट इंडिया? डज इंडिया आल्सो फॉलो अ कैप एंड ट्रेड सिस्टम? देखिए, इंडिया डज नॉट हैव अ डायरेक्ट कार्बन प्राइस और मार्केट बेस्ड mechanism like cap and trade. However, it employs various schemes that create implicit price on carbon emission. देखिए, कैप एंड ट्रेड तो इंडिया फॉलो नहीं करता, लेकिन अदर स्कीम्स, अदर वेरियस स्कीम्स जिससे कि ये कार्बन एमिशन पे यहाँ पे प्राइस लगाया जाता है, यानी कि कार्बन एमिशन जो कंपनीज करती है उनकी प्राइस इंक्रीज किया जाता है। ऐसे और मैकेनिज्म्स हैं इंडिया के पास, ठीक है। तो मैकेनिज्म्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, देखिए,
पहला एग्जाम्पल है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, यानी कि पैट स्कीम। पैट स्कीम में क्या होता है, इट इनहेंसेस एनर्जी एफिशिएंसी इन इंडस्ट्रीज बाय सेटिंग एनर्जी सेविंग टारगेट। देखिए इंडस्ट्री को क्या दिया जाता है, एनर्जी सेविंग टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना ही एनर्जी खर्च करना है, ठीक है, इससे ज्यादा खर्च नहीं करना। तो ऐसा टारगेट दिया जाता है एंड इंडस्ट्रीज दे ट्राई टू मीट दिस टारगेट, ठीक है। सिमिलरली इंडिया में कार्बन टैक्स भी लगाया जाता है, जो कार्बन की एमिशन है इस पे टैक्स चार्ज किया जाता है, ठीक है। असेस ऑन कोल, लिग्नाइट एंड पीट। कोल, लिग्नाइट एंड पीट ये कार्बन एमिट करते हैं, ठीक है। तो इन चीजों की प्रोडक्शन में गवर्नमेंट सेस इज अ टाइप ऑफ टैक्स, ठीक है। तो सेस चार्ज करती है। क्यों करती है, देखिए टू मेक द पॉल्यूटर्स पे, ठीक है, जो पॉल्यूशन कर रहे हैं उनको ही यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक द पॉल्यूटर्स पे। सिमिलरली renewable purchase obligation, this is another type of scheme that government uses, requires electricity distributors to buy a certain percentage of energy from renewables। तो यहाँ पे क्या करा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंडिया में, उनको मैंडेटरी करा गया है कि सर्टन परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको रिन्यूएबल सोर्सेज से ही करनी पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी अभी तक बना रहे थे ना, तो उनका यूज थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट सर्टन परसेंटेज तो रिन्यूएबल से ही इलेक्ट्रिसिटी बनेंगी, है ना। तो जो नॉन रिन्यूएबल है, जो रिप्लेनिश नहीं होते इन्वायरमेंट में, राइट, जो खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे चीजों की यूज थोड़ी, ऐसे रिसोर्सेज की यूज थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना। सिमिलरली इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स है। देखिए, प्रमोट्स रिन्यूएबल एनर्जी बाय अलाउइंग सेल ऑफ सर्टिफिकेट्स फॉर जनरेटेड रिन्यूएबल एनर्जी। तो जैसे कैप एंड ट्रेड में क्या होता था कि जो परमिट्स है उनकी सेल होती थी, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स में ये सर्टिफिकेट्स की सेल होती, ठीक है। तो वही मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स की सेल होती है, ओके। देन देयर इज इंटरनल कार्बन प्राइसिंग। इंटरनल कार्बन प्राइसिंग में क्या होता है, इट इज अ वॉलंटरी प्राइसिंग बाय कंपनीज to evaluate carbon cost and encourage emission reduction। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो कंपनीज है वो वॉलंटरीली अपना कार्बन चेक करते हैं कि हम कितना कार्बन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, हमारी कार्बन कॉस्ट कितनी है, एंड वो अवेयर हो जाते हैं, राइट, एंड वो खुद ट्राई करते हैं कि अपना कार्बन जो एमिशन है वो हम रिड्यूस करें, अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें, ओके। सो दीज आर द वेरियस स्कीम्स इंडिया में जो यूज होता है। In 2017, India abolished coal cess, replacing it with GST compensation cess because original cess did not achieve the intended result। देखिए पहले कोल सेस भी हुआ करता था, लेकिन कोल सेस कोल के एमिशन को, कार्बन के एमिशन को थ्रू कोल ये लिमिट करने में उतना हेल्पफुल नहीं रहा, तो इसलिए इसको रिप्लेस करना पड़ा विथ GST compensation cess। Furthermore, Energy Conservation Amendment Bill 2022 gives the central government the authority to establish a carbon credit trading scheme and set energy consumption standards। देखिए जो एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल है, राइट, तो इसमें प्रोविजन दिया गया है कि इंडिया कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग कर सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू स्टार्ट कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग। तो इसमें क्या होगा, वही कैप एंड ट्रेड सिस्टम की तरह ही ये काम करेगा। तो ये अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास है कि गवर्नमेंट जब चाहे इट कैन स्टार्ट कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग, ओके। एंड गवर्नमेंट एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स भी सेट कर सकता है कि सर्टन कंपनीज को, एक पर्टिकुलर कंपनी को इतना ही एनर्जी कंज्यूम करना है, इसी तरह से करना है, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड्स भी सेट कर सकता है। एंड कैप एंड ट्रेड सिस्टम फॉर कार्बन क्रेडिट भी गवर्नमेंट ले आ सकता है whenever government wants to। ओके, तो देखिए जो कैप एंड ट्रेड मेथड है ना, इट इज एडमिनिस्ट्रेटिवली एफिशिएंट एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। देखिए जो पोल्यूशन टैक्स था, इट वाज डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर एंड इम्प्लीमेंट, राइट, क्योंकि कितना टैक्स हमें चार्ज करना है, पहले तो एक्सटर्नल कॉस्ट कितना है वो पता लगाओ, फिर कितना टैक्स लगाना है वो डिसाइड करो, फिर किसने पे किया नहीं किया वो देखो। सो इट वाज एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। लेकिन कैप एंड ट्रेड ऐसा नहीं है, इट इज सिंपल, एडमिनिस्ट्रेटिवली एफिशिएंट एंड
easy to implement, helping minimize pollution in a cost-effective manner. It sets a clear limit or cap on the total amount of pollution allowed in a given period. क्योंकि देखिए जितना गवर्नमेंट कैप सेट करेगी ना, ऑल टुगेदर उतना ही परमिट रिलीज होगा एक इकोनॉमी में, है ना. तो यहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ परमिट ही होगा जिससे कि पोल्यूशन कम करने में यहाँ पे मदद होगी. However, companies that have inelastic demand for their products may pass the cost of purchasing additional permits on to consumers through higher prices. लेकिन देखिए इनइलास्टिक डिमांड के केस में यहाँ पे भी एक चैलेंज है, वही चैलेंज है जो पोल्यूशन टैक्स में होता था, राइट. जो एडिशनल कॉस्ट है एडिशनल परमिट खरीदने की, तो ये कॉस्ट बिजनेसेस क्या करेंगे, कस्टमर्स को पास करेंगे इन केस ऑफ इनइलास्टिक डिमांड. क्योंकि देखिए इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है, चाहे आप प्राइस कितना भी इंक्रीज करो अपनी, कस्टमर्स जो है वो सेम क्वांटिटी ही लेंगे, राइट. पहले जितना खरीद रहे उतना ही खरीदेंगे इवन आफ्टर हायर प्राइस. अगर आप प्राइस बढ़ा दो तब भी ये हायर प्राइस में ही खरीदेंगे ऐसे गुड्स, है ना. तो जो ये प्राइस का भार है ये किसके पास गया, कस्टमर्स के पास गया. जो कंपनी था, फॉर इंस्टेंस हमने एग्जांपल लिया था बी का, राइट, कि बी जो है वो ए से ज्यादा पोल्यूशन करता है एंड ए से ये क्या करता है, परमिट बाय करता है. अब जो परमिट बाय करने का कॉस्ट है वो बी ने किसको पास किया, अल्टीमेटली कंज्यूमर को पास किया बाय चार्जिंग हायर प्राइसेस. तो बी को तो यहाँ सफर ही नहीं करना पड़ा, है ना. अब बी का डिमांड अगर इलास्टिक होता तो क्या होता, जब इसकी प्राइस हाई होती तो कंज्यूमर्स क्या करते, बी की गुड ज्यादा डिमांड नहीं करते, है ना. तो बी की डिमांड कम हो जाती एंड बी हैड टू सफर. लेकिन इनइलास्टिक गुड के केस में डिमांड कम नहीं होगी, ठीक है, तो बी को यहाँ पे सफर नहीं करना पड़ रहा. तो देखिए ये इशू तो है इनइलास्टिक गुड्स के, इनइलास्टिक डिमांड वाले गुड्स के केस में देयर इज अ चैलेंज इन कैप एंड ट्रेड सिस्टम एज वेल, ठीक है. अब बोथ परमिट्स एंड टैक्सेस यूटिलाइज मार्केट मैकेनिज्म to encourage businesses and consumers to consider the external cost of their actions when making production and consumption decision. तो देखिए जो परमिट्स है या टैक्सेस है ये अल्टीमेटली इनका एम क्या है कि जो पार्टी एक्सटर्नल कॉस्ट में इन्वॉल्व है, जो एक्सटर्नल कॉस्ट को राइट कर रहा है, राइट, द वन हु इज क्रिएटिंग दिस एक्सटर्नल कॉस्ट, वो ये कॉस्ट को कंसिडर करे अपने प्रोडक्शन में, अपने प्राइसिंग डिसीजंस में, ठीक है. देखिए essentially this means that polluters are compelled to view pollution as private cost which leads to more responsible environmental practices. तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, जो पोल्यूटर्स है उनको अपने प्राइवेट कॉस्ट में दे आर कंपेल्ड टू इंक्लूड द एक्सटर्नल कॉस्ट, है ना. प्राइवेट कॉस्ट में कैसे, थ्रू टैक्सेस, थ्रू कैप एंड ट्रेड. अल्टीमेटली ये इनकी खुद की प्राइवेट कॉस्ट में इन्वॉल्व हो गई है ना, जो एक्सटर्नल कॉस्ट जो है. तो इसकी वजह से क्या होगा, वो मोर रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंट प्रैक्टिसेस करेंगे क्योंकि सबको अपना कॉस्ट कम करने का रहता है ना. तो अगर आप इनके प्राइवेट कॉस्ट में इंक्लूड कर दो एक्सटर्नल कॉस्ट पे, so they will be more responsible and they will try to lower their cost by following responsible environment taxes and practices and reducing the pollution, ठीक है. तो इस तरह से जो मार्केट मैकेनिज्म है they work to control negative externality like pollution. Now before you go, I'd like to announce कि मैंने अपने वेबसाइट में एक मैक्रो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है जहाँ पे आपको एडिशनल एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने को मिलेंगे फ्रॉम चैप्टर 6 टू चैप्टर 10 और सीए फाउंडेशन बिजनेस इको. देखिए जो मैक्रो का पार्ट है उसमें आपके इंस्टीट्यूट ने बहुत ही कम क्वेश्चंस दिया है अपने मॉड्यूल में. सिर्फ उतना क्वेश्चन करके एग्जाम के लिए इनफ नहीं है, आपको एडिशनल क्वेश्चन करने की जरूरत है. तो इसीलिए ये मैक्रो टेस्ट सीरीज में लेके आए हैं. यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज एंड यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे. तो ऑल टुगेदर 15 टेस्ट हैं फॉर 15 यूनिट्स एंड 900 से भी ज्यादा एडिशनल क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे. यानी कि ईच यूनिट में आपको एटलीस्ट 50 to 60 एडिशनल क्वेश्चंस मिलेंगे. तो देखिए इससे क्या होगा, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगी उस चैप्टर की एंड जो क्वेश्चन है वो ईच एंड एवरी टॉपिक से इंक्लूडेड है. तो हर टॉपिक में आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी मिलेंगी. और देखिए ये सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक नहीं है, यहाँ पे आपको आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी. तो देखिए आपको 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सप्लेनेशन के लिए, एक ही जगह पे आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन सारा मिल जाएगा. तो आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पे.
और सिर्फ मेरे ही एडिशनल क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, जो इंस्टीट्यूट के PYQs के क्वेश्चन है एंड जो इंस्टीट्यूट के पास मॉक टेस्ट के क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे सारे इंक्लूडेड है। तो ये करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैक्रो में। आप बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओगे, आपकी कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई हो जाएगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस आती है क्लैरिटी से। और मेरे क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशन से आपको फुल क्लैरिटी मिलेंगी सारे टॉपिक्स में, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे मैक्रो। एंड ये आपको अवेलेबल है एट अ नॉमिनल प्राइस ऑफ ओनली 150 रुपीज। तो ज़्यादा सोचने की आपको जरूरत ही नहीं है, आज ही आप इसको ले सकते हैं एंड यूनिट वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड कमेंट फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। तो लिंक में जाए, क्लिक करें एंड आज ही ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें एंड अपनी जो कॉन्फिडेंस है मैक्रो में वो इंक्रीज करें। ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अब जो रिमेनिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन है कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक गुड्स के केस में, इंफॉर्मेशन फेलियर के केस में, तो वो सारी चीजें अब हम अगली पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। और अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके यहाँ पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। बच्चे पूछते हैं एंड आई ट्राई टू रिजॉल्व द डाउट एज वेल। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।